हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं शूडो फोर्स के बारे में। और शूडो फोर्स को लेके स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक सीरीज़ बनाता हूँ, मैं 3-4 वीडियोस बनाता हूँ जिसमें शूडो फोर्स की थ्योरी भी होगी, क्वेश्चंस भी होंगे, और इनको देखने के बाद शूडो फोर्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं रहेगा, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो या 12th पास में हो। सबसे पहली बात शूडो फोर्स के बारे में जानने की ये है कि शूडो फोर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और शूडो फोर्स क्या होता है। तो शूडो फोर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि न्यूटन ने अपने जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉज दिए हुए हैं, इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक मीनिंग ये भी है कि न्यूटन ने कहा कि मेरा सेकंड लॉ और थर्ड लॉ उन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाना जो फ्रेम एक्सेलरेटेड ना हो, यानी कि जो ऑब्जर्वर सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को यूज़ करना चाहता है वो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। ये न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ से कहा है, इसलिए उसने अपने तीनों लॉज में जो फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं ना उसको फर्स्ट प्लेस पर इसलिए रखा है। उसने ये बताया है, ये चेक पॉइंट बताया है कि मेरे सेकंड लॉ और थर्ड लॉ अगर लगाना है तो ऐसी जगह पर लगाना, ऐसे ऑब्जर्वर को ही लगाना चाहिए जो ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड ना हो। यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जिन ऑब्जेक्ट पर वो लॉ लगाना चाहता है सेकंड और थर्ड, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड हो सकती हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करने वाला जो ऑब्जर्वर है वो खुद एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। लेकिन समस्या क्या है कि न्यूटन्स लॉ इतने यूज़फुल हैं, इनसे कैलकुलेशन इतना सिंपल होता है, आंसर इतने जल्दी आता है कि हम चाहते ये हैं कि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम वाला जो ऑब्जर्वर है वो भी ये चाहता है कि मैं भी न्यूटन्स लॉ लगा के और सही आंसर निकाल लूँ। कई बुक में ये लिखा होता है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉज गलत हो जाते हैं। भाई न्यूटन्स लॉ कहीं गलत नहीं होते हैं। न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ही कह दिया है कि मेरे सेकंड और थर्ड वहीं पर लगाना जहाँ पर मेरा फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होता हो, यानी जो फ्रेम एक्सेलरेटेड ना हो। अगर वहाँ से ऑब्जर्वर लगा रहा है तभी लगा सकता है। एनीवे, तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है शूडो फोर्स की। हम चाहते ये हैं कि अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड है, यानी कि कोई ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड है और वो ऑब्जर्वर भी न्यूटन्स लॉ को यूज़ करना चाहता है, न्यूटन ने जो मना किया है जिस बात के लिए, वो अगर वो करना चाहता है तो एक शूडो फोर्स नाम की एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है शूडो फोर्स, हम वो लगा के, एक जुगाड़ है, हम शूडो फोर्स नाम की एक जुगाड़ लगा के न्यूटन ने जिस काम के लिए मना किया है, हम उस फ्रेम में, उस एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ लगा के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है अंदर और एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड। दोनों ऑब्जर्वर को लॉज ऑफ मोशन आते हैं, दोनों ने न्यूटन लॉस पढ़े हुए हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं। तो जो ऑब्जर्वर नंबर 1 है उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए वो क्या करेगा? अच्छा, इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि जो ब्लॉक लटका हुआ आपको दिख रहा है लिफ्ट के अंदर, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है जिस स्ट्रिंग से ये ब्लॉक सस्पेंडेड है। तो वर्किंग क्या होगी, अप्रोच क्या होगी? ऑब्जर्वर 1 सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है। तो इसने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ब्लॉक का। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक टेंशन लगा T1। स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको ऑब्जर्वर 1 जो कि ग्राउंड पर है उसने टेंशन को नाम दिया T1। इसके बाद उसको न्यूटन्स लॉज भी आते थे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सेकंड लॉ उसने लगाया। तो न्यूटन सेकंड लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा है, समेशन Fy इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम हम लेंगे। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन लगाते समय या सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते समय हम एक बहुत छोटा सा सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को नेगेटिव लेते हैं। तो हम T1 को पॉजिटिव ले लेंगे, 100 न्यूटन को नेगेटिव लेंगे, और क्या इक्वेशन बनाएंगे? ये इक्वेशन बनती है T1 माइनस 100 इक्वल्स टू मास 10 एक्सेलरेशन 2। ये एक्सेलरेशन किसका? लिफ्ट का। और लिफ्ट में कौन लटका हुआ है? ब्लॉक। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। किसके लिए? उस ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो ग्राउंड पर खड़े हुए ऑब्जर्वर ने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, और लगाने के बाद इक्वेशन लिखी और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट की उसने, और टेंशन कितना आया? 120 न्यूटन के बराबर। ठीक।
अब क्या हुआ, ऑब्जर्वर 2 से कहा गया कि भाई आप भी टेंशन निकालो। तो ऑब्जर्वर 2 ने भी सबसे पहला काम क्या किया, वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। लेकिन ऑब्जर्वर 2 लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो अभी शूडो फोर्स नाम की चीज़ ऑब्जर्वर 2 को पता नहीं है क्या होती थी, तो उसने विदाउट शूडो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ब्लॉक का, जो कि स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। तो उसमें भी कौन कौन से फोर्सेस बनाए, 2 फोर्स बनाए, एक 100 न्यूटन का फोर्स बनाया, एक T2 बनाया, और न्यूटन सेकंड लॉ इसको भी आता था, तो इसने भी लिखा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो समेशन Fi इक्वल्स टू MAy, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। वर्टिकल डायरेक्शन में 2 फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, एक T2 और एक 100 न्यूटन। तो इसने जो इक्वेशन लिखी वो इक्वेशन है T2 माइनस 100 इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन 0, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 के लिए ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ब्लॉक की जो पोजीशन है, डिस्टेंस है ऑब्जर्वर 2 से, वो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है। तो ऑब्जर्वर 2 से ब्लॉक की पोजीशन परमानेंटली फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ऑब्जर्वर 2 इज 0। और उसने टेंशन की वैल्यू निकाली और वो टेंशन कितना आया, 100 न्यूटन के बराबर। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब दोनों के जो टेंशन है वो अलग अलग आ रहे हैं। ऑब्जर्वर 1 जो टेंशन निकाल रहा है उसका टेंशन कितना आता है, उसने जो टेंशन कैलकुलेट किया है वो 120 न्यूटन है, और ऑब्जर्वर 2 ने लिफ्ट के अंदर खड़े होकर जो टेंशन निकाला वो 100 न्यूटन था। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक गलत है। ओबियसली जो लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है उसने गलती की है, और जो लिफ्ट के बाहर ऑब्जर्वर है उसने कैलकुलेशन सही किया है। रीज़न ये है कि न्यूटन ने मना किया था भाई कि अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है तो उस ऑब्जर्वर को मेरे सेकंड और थर्ड लॉ नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इसने लगाए और गलत टेंशन आया। लेकिन ऑब्जर्वर 2 या हर ऐसा ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेटेड है, या ऐसी फ्रेम जो एक्सेलरेटेड है, या ऐसी फ्रेम जो नॉन इनर्शियल है, उस फ्रेम में भी अगर हम चाहते हैं कि न्यूटन्स लॉज को लगा लें और आंसर निकालें, तो हमको एक जुगाड़ ढूंढनी पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट हमने ईजाद किया, वो कॉन्सेप्ट था शूडो फोर्स। तो उससे क्या होता है कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ लगा के सही आंसर ला पाएँ, इसलिए हमने शूडो फोर्स नाम के एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो शूडो फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर लगाएंगे तो हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ शूडो फोर्स? तो मैग्नीट्यूड ऑफ शूडो फोर्स होता है जिस बॉडी पर शूडो फोर्स लगाना है उसका मास किसका लेंगे, जिस बॉडी पर शूडो फोर्स लगाना है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर शूडो फोर्स लगा रहा है या जो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, वो ऑब्जर्वर खुद के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेगा उस बॉडी के मास को जिस बॉडी पर शूडो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मास ऑफ द बॉडी ऑन विच शूडो फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स क्या होती है? तो डायरेक्शन के बारे में आप याद रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स इज डिसाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी शूडो फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है, ध्यान रखना। शूडो फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो उसके लिए जो रूल हम फॉलो करेंगे, जो लॉ याद रखेंगे, जो रूल याद रखेंगे, वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगाना है। तो अब वो ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ था, अभी जो एग्जांपल लिया हमने, वो ऑब्जर्वर अब फिर क्वेश्चन सॉल्व करता है। इस बार वो शूडो फोर्स लगाएगा। अब उसको शूडो फोर्स के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो क्या काम किया उसने, FBD बनाया ब्लॉक का फिर से। तो फ्री बॉडी डायग्राम में फिर कौन कौन से फोर्सेस बनाए उसने, ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया 100 न्यूटन, टेंशन बनाया T2, लेकिन इस बार उसने शूडो फोर्स भी लगाया। तो शूडो फोर्स किस पर लगाया, उस ब्लॉक पर जिसका वो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। तो मास किसका आएगा, उस ब्लॉक का जिसका वो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, यानी कि 10। एक्सेलरेशन किसका आएगा, लिफ्ट का आएगा या उस ऑब्जर्वर का आएगा जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। तो एक्सेलरेशन लिखा उसने 2,
ये तो हो गया मैग्नीट्यूड 10 इंटू 2। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन या लिफ्ट का एक्सेलरेशन था वर्टिकली अप, तो शूडो फोर्स लगा वर्टिकली डाउन। फिर उसने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, समेशन एफ वाई इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किया। अब उसने लिखा T2 माइनस 100 माइनस 10 इंटू 2 इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन 0। ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ब्लॉक का लिफ्ट के अंदर खड़े हुए ऑब्जर्वर के रिलेटिव अभी भी 0 ही है, वो 0 ही लेंगे हम, क्योंकि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रही है। अब इसने सॉल्व किया और टेंशन की वैल्यू कितनी आई? टेंशन आया T2 इक्वल्स टू 120 न्यूटन। तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी टेंशन 120 न्यूटन आ गया, और लिफ्ट में खड़े हुए ऑब्जर्वर ने कैलकुलेशन किया शूडो फोर्स लगा के, तो उसका भी टेंशन कितना आया? उसने भी जो टेंशन कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आई है 120 न्यूटन, यानी कि दोनों प्रोसेस से आंसर सेम आता है। तो इसलिए हम शूडो फोर्स लगाते हैं। अब शूडो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आज की क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उसको ख़त्म करता हूं। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। इस एग्जांपल में ध्यान रखना, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ब्लॉक के, तो उसमें केवल शूडो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिखने वाला हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन ये है कि 3 ब्लॉक्स हैं, एक है ब्लॉक ए, एक बी और एक सी। इन तीनों ब्लॉक पर एक एक ऑब्जर्वर हम बिठा देते हैं। तो ये है ऑब्जर्वर ए जो ब्लॉक ए पर बैठा हुआ है, एक है ऑब्जर्वर बी जो कि ब्लॉक बी पर है, और एक है ऑब्जर्वर सी जो कि ब्लॉक सी पर है। हमें जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम ब्लॉक ए का मास एम ए ले लेंगे, ब्लॉक बी का मास एम बी ले लेंगे, ब्लॉक सी का मास एम सी ले लेंगे। ब्लॉक ए बी और सी तीनों ब्लॉक्स में मोशन है। किस डायरेक्शन में है? तो देखो मैं ये डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। ब्लॉक ए में वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, एरो के से आप देख सकते हैं डायरेक्शन। ब्लॉक बी के पास भी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ब्लॉक सी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें केवल वेलोसिटी है। तो मैं वेलोसिटी इसकी मान लेता हूँ किसी एक डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी मैं लिख लेता हूँ। सपोज ब्लॉक सी के पास वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी को मैंने लिख लिया VC, और किस डायरेक्शन में? राइट साइड में। तो ब्लॉक सी के पास वेलोसिटी है राइट साइड में और एक्सेलरेशन इसका 0 है, ठीक। अब मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने हैं शूडो फोर्स के। तीनों के रिलेटिव 1 by 1 में बनाता हूँ। तो पहले मैं बनाता हूँ कि ऑब्जर्वर ए ब्लॉक बी और सी पर अगर शूडो फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा और कितना मैग्नीट्यूड होगा। यानी ऑब्जर्वर ए, ब्लॉक ए पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर अगर बी और सी पर शूडो फोर्स लगाता है तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ब्लॉक बी सिलेक्ट किया सबसे पहले। ब्लॉक बी का खुद का एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट साइड। लेकिन ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन से हमें कोई मतलब नहीं है शूडो फोर्स में। शूडो फोर्स लगाते समय किसका एक्सेलरेशन मैटर करता है? एक्सेलरेशन मैटर करता है उस ऑब्जर्वर का जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम कौन बना रहा है? यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है वो ऑब्जर्वर जो ए पर है। तो ए पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, तो शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? ऑब्जर्वर के खुद के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्वर ए यानी ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है राइट साइड में, तो शूडो फोर्स होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। मास कितना होगा? ब्लॉक बी पर शूडो फोर्स लगा रहा है तो ब्लॉक बी का मास आएगा लेकिन एक्सेलरेशन ए का आएगा, तो एम बी इंटू ए। ये किसके लिए हो गया? बी के लिए। अब ऑब्जर्वर ए ने ब्लॉक सी को कंसिडर किया। अगर वो ब्लॉक सी पर शूडो फोर्स लगाता है तो मास आएगा सी का, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का खुद का होगा, और डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स किधर होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, यानी कि ऑब्जर्वर के खुद के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब ऑब्जर्वर जो बी पर खड़ा हुआ है वो ए और सी को देखता है और उसे शूडो फोर्स लगाना है ए और सी पर, ठीक है। तो उसने ब्लॉक ए कंसिडर किया सबसे पहले, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो बी का एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट साइड में, और बी की वेलोसिटी कहाँ है? राइट साइड में। ये बी वाला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है बी के। तो ऑब्जर्वर बी का एक्सेलरेशन है लेफ्ट में, वेलोसिटी है राइट साइड में। तो शूडो फोर्स किससे डिसाइड होगा? वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से? तो शूडो फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड होगी एक्सेलरेशन से, ना कि वेलोसिटी से।
तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, तो वो ए पर जब शूडो फोर्स लगाएगा तो राइट साइड लगाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए पर शूडो फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में है। मास किसका होगा? ए का, और एक्सेलरेशन किसका होगा? ऑब्जर्वर का, यानी कि ए बी। तो ये शूडो फोर्स हुआ एम ए इंटू ए बी। फिर इसने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम सी का और उस पर शो किया शूडो फोर्स। तो अगर वो सी पर शूडो फोर्स शो करेगा तो मास होगा सी का, एक्सेलरेशन खुद का, और डायरेक्शन बी के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर शूडो फोर्स कौन लगा रहा है? बी। बी का एक्सेलरेशन है लेफ्ट में, बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या बी पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर शूडो फोर्स लगा रहा है, तो खुद के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सी पर। सी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसको भी ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मौका मिल रहा है, तो उन फ्री बॉडी डायग्राम में ये शूडो फोर्स कहाँ लगाएगा? शूडो फोर्स लगाने के लिए हमको चाहिए ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है? सी, लेकिन सी का एक्सेलरेशन तो जीरो है। अगर सी का एक्सेलरेशन जीरो है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं। सी पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। जब ये ए और बी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो उसमें कोई शूडो फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है शूडो फोर्स के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे आने वाली क्लासेस का इंतज़ार करो, उसमें हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा।